मैं हूं विकास धाकर और लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एमपीजी के। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं एमपीजी के। और विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि अब मैं इसी तरीके से आपको एमपीजी के शुरू कर रहा हूं आपको पढ़ाना। और ये जो सीरीज है ये कुल 8000 प्रश्नों की सीरीज है। सबसे खास बात आप ये जान लें कि इस सीरीज में मैं आपको एमपीजी के 8000 प्रश्न कराऊंगा जो कि पिछली विगत परीक्षाओं में भाई पूछे जा चुके हैं। तो चलिएगा भाई बिना देर किए शुरू करते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से। सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश की आकृति जो है यह कैसी है। मध्य प्रदेश की आकृति गोलाकार है या फिर आयताकार है या फिर त्रिभुजाकार है या फिर इनमें से कोई नहीं। बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश की आकृति है, बहुत बढ़िया सभी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या बता रहे हैं भाई? विकल्प डी, लेकिन कुछ लोग विकल्प ए बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, गोलाकार। तो आप हमेशा याद रखें कि मध्य प्रदेश की जो आकृति है, मध्य प्रदेश की जो आकृति है भाई, ना तो ये त्रिभुजाकार है ना गोलाकार। आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये आयत के जैसी लगभग लगभग लगती है। ठीक है, चलिए, त्रिभुज की तरह तो नहीं है भैया बिल्कुल भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है मध्य प्रदेश का ढाल कैसा है। मध्य प्रदेश का ढाल कैसा है, जल्दी से बताएं भाई। कितने लोग कह रहे हैं कि भाई आयत की तरह नहीं है, बताओ। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जी हाँ, आपके व्यापम ने ही माना है कि मध्य प्रदेश की आकृति आयताकार है, आपके व्यापम ने ही। और मध्य प्रदेश का ढाल जो है वो किधर है, तो आप हमेशा याद रखें कि मध्य प्रदेश का जो ढाल है, विकल्प बी बता रहे हैं, दो का बी के दक्षिण मुखी। तो बिल्कुल सही जवाब आपका नहीं है। मध्य प्रदेश का जो ढाल है वह उत्तर मुखी है। मध्य प्रदेश की ढाल की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश का ढाल कैसा है भाई? उत्तर मुखी है मध्य प्रदेश का ढाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पर है। क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान पूछा गया है, बताएं। तो आप हमेशा याद रखें कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में अगर स्थान देखा जाए, बहुत बढ़िया भाई, कौन सा है भाई? जनसंख्या की दृष्टि से, भाई जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नहीं है, गलत है सभी का। क्षेत्रफल के मामले में दूसरा है, क्षेत्रफल के मामले में दूसरा है। मैं पूछ रहा हूँ जनसंख्या की दृष्टि से। प्रश्न तो ढंग से पढ़ लो, ऐसे ही बस आपने गलत कर दिया। ऐसा आसान प्रश्न अगर आपने गलत कर दिया तो आप दौड़ से तो, सिलेक्शन की दौड़ से तो वैसे ही पीछे हो गए। छठवां स्थान है, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से छठवां स्थान है। और क्षेत्रफल के मामले में कौन सा है भाई? क्षेत्रफल के मामले में दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। क्षेत्रफल में पहला किसका है? तो याद रखें, क्षेत्रफल में पहला स्थान है भाई किसका? राजस्थान का। किसका है? राजस्थान का पहला स्थान है क्षेत्रफल में। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्हों में किस वृक्ष का उल्लेख किया गया है। राजकीय चिन्हों में किस वृक्ष का उल्लेख किया गया है? कौन सा मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष? बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। और खास प्रश्न एक देखिए, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था कि राजकीय खेल कौन सा है मध्य प्रदेश का। राजकीय खेल कौन सा है? तो आप याद रखें, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है भाई कौन सा? मलखंभ है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। और ये जो मलखंभ है ये घोषित कब हुआ था भाई? तो आप याद रखें कि मलखंभ राजकीय खेल घोषित हुआ था कब? वर्ष 2013 में। फिर बात आती है कि मलखंभ, बहुत बढ़िया, मलखंभ अकादमी कहाँ पर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो याद रखें, राजकीय चिन्ह के रूप में किस वृक्ष का उल्लेख मिलता है? दीक्षा, रोहित, हेमा, निधि, बिल्कुल सही, बरगद का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में किन फसलों की बालियां लगी हुई हैं? देखिए, प्रश्न बिल्कुल आसान है। जो प्रश्न आपने हमेशा पढ़े होंगे, और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जो क्लू वाले प्रश्न है ना,
प्रश्न में से प्रश्न निकाला है, प्रश्न के अंदर से प्रश्न निकाला है। ये आपने बस पढ़ लिया कि राजकीय चिन्ह क्या है भाई मध्य प्रदेश का, नहीं। अब आप ये बताएं राजकीय चिन्ह में जो 2 फसलों की बालियां हैं, वो फसल कौन सी फसल की बाली है भाई आपके किसमें, राजकीय चिन्ह में। बहुत बढ़िया। क्या बता रहे हैं भाई, कुछ लोग बता रहे हैं गेहूं की बाली है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है भाई, गेहूं की बाली है। कुछ लोग कह रहे हैं केवल गेहूं की है, नहीं मेरे सरकार, गेहूं के साथ साथ धान की बाली भी राजकीय चिन्ह में आपको देखने को मिलेगी। अगर नहीं आपने पढ़ा भाई तो कैस कौन सी आपने किताब पढ़ी, कौन सी कोचिंग से आपने पढ़ा भाई, कोई सार नहीं निकला, आपके पढ़ने का कोई सार नहीं निकला। एक बेसिक सा प्रश्न है, इसका भी जवाब आपको नहीं पता तो इसका अर्थ है आप केवल रटने पर ध्यान देते हैं, रटने पर। आपने कोचिंग पर ये ढंग से नहीं पढ़ा है, ना ही आपने सेल्फ स्टडी ढंग से कर रखी है। तो आप याद रखें कौन सी फसलों की बालियां हैं, गेहूं की बाली भी है राजकीय चिन्ह पर, और हमारे धान की भी बाली है मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है जिसमें राज्य शासन का भैया क्या है, कामकाज होता हो, या मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है बताओ। प्लेलिस्ट, ये जो सीरीज चलेगी ना 8000 प्रश्नों की, इसकी प्लेलिस्ट एक अलग से बनेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। और एमपी जीके प्लस करंट अफेयर में कब से, 1 अगस्त से शुरू करने वाला हूँ। 1 अगस्त से आपके लिए क्या भाई, करंट अफेयर प्लस एमपी जीके का मिक्सर हमेशा चलेगा। तो आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। राजकुमार, आर्मी बॉय, शिवांगी, शहादत, अंजलि, शिवनायक, रोहित, शारदा, प्रतिभा, शिवांगी, सावन, वंदना, बहुत बढ़िया। हिंदी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश राजकीय गान के लेखक कौन है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेगा, आपको 4 विकल्प देगा और फिर आपसे कहेगा, बिल्कुल रुकमनी रिवीजन करा रहे हैं एमपीजी के 8000 प्रश्न, और डिटेल में मैं एमपीजी के अलग से आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। 1 अगस्त से डिटेल में एमपीजी के पढ़ाऊँगा, ठीक है, 1 अगस्त से। तो देखिए कभी कभी आपसे कहेगा कि निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का गान है, तो मध्य प्रदेश का गान है भाई, राजकीय गान कौन सा है, मेरा मध्य प्रदेश का राजकीय गान है। और इसके लेखक कौन हैं, इसके लेखक हैं भाई महेश श्रीवास्तव। कौन है, महेश श्रीवास्तव राजकीय गान के लेखक हैं, मध्य प्रदेश के राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश के। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का क्या नाम है, राजकीय पक्षी का क्या नाम है। अभी देखिए हमने बड़ा प्यारा सा एक प्रश्न देखा था, बड़ा ही शानदार, कि मध्य प्रदेश का जो ढाल है, मध्य प्रदेश का जो ढाल है वो कैसा है। मध्य प्रदेश का ढाल मेरे सरकार उत्तर मुखी है। कैसा है, उत्तर मुखी है मध्य प्रदेश का ढाल। और प्रश्न बनता है राजकीय वृक्ष कौन सा, राजकीय वृक्ष मध्य प्रदेश का कौन सा है। तो आप याद रखें राजकीय वृक्ष भैया कौन सा, मध्य प्रदेश का बरगद मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, आप हमेशा याद रखिएगा। फिर बात आती है आपके राजकीय पक्षी के बारे में, तो आप याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का, एक स्टूडेंट का गलत नहीं है। विकल्प डी इसका सही जवाब। देखिए शाही बुलबुल, शाह बुलबुल या शाही बुलबुल, इसी को भाई पैराडाइज फ्लाई कैचर कहते हैं। इसी का अन्य नाम दूधराज भी है, ठीक है। तो पूरे नाम एक ही हैं भैया, चाहे तो आप दूधराज कह लो, चाहे शाही बुलबुल कह लो, चाहे पैराडाइज फ्लाई कैचर कह लो, ठीक है। यही क्या है, मध्य प्रदेश का क्या है भाई, राजकीय पक्षी है। तो विकल्प डी हमने इसका आंसर सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइएगा। मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष सफ़ेद लिली का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बढ़िया। माही केवट, परमार, स्वाति परमार, लकी ठाकुर, बहुत बढ़िया। रामू जी बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार, चलेगा भाई। तो इस बार एमपी जीके का ऐसा ताबड़तोड़ रिवीजन कर देंगे, 8000 प्रश्न भाई मायने रखते हैं। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। और 1 अगस्त से तो मैं क्या है आपको एमपी जीके डिटेल में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल 1 अगस्त से डिटेल्ड
डिटेल्ड एमपीजीके की क्लास चलेंगी, प्लस आपका करंट अफेयर। भाई आपकी पुलिस परीक्षा के लिए करंट अफेयर भी तो जरूरी है ना। तो 1 अगस्त से 8 बजे मैं इसी क्लास में एमपीजीके प्लस करंट अफेयर शुरू करने वाला हूँ। तो आप याद रखें, राजकीय पुष्प सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम क्या है? लिलियम कैंडिडम। कितने लोगों को भाई इसका जवाब नहीं पता था? देखो तुक्के लगा रहे हैं, उपरोक्त तो सभी बता रहे हैं। भाई साहब सफेद लिली है और इसका वैज्ञानिक नाम तो मात्र एक ही होगा, 10-10 वैज्ञानिक नाम नहीं होते, हर चीज का वैज्ञानिक नाम एक ही होता है। तो सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिबम। जैसे शाह बुलबुल का वैज्ञानिक नाम क्या था? पैराडाइज फ्लाई कैचर। उसी तरीके से लिलियम कैंडिबम सफेद लिली का है। चलिए प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर मुख्यतः कौन सी नदी में पाई जाती है? बताओ बताओ भाई। बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है कि महासीर मुख्यतः कौन सी नदी में पाई जाती है। चलिए 11 का विकल्प बता रहे हैं। विकल्प बी कि चंबल नदी में महासीर पाई जाती है। जय हो जय हो महाराज। जो विकल्प बी बता रहे हैं ना, चंबल नदी, जय हो आप लोगों की, आप लोगों की जय हो। न जाने कहाँ से कौन से वेद से आप लोगों ने एमपीजी के पढ़ रखी है। बेसिक से जो प्रश्न है ना वो भी सबके गलत निकल रहे हैं। एक प्रश्न मैंने पूछा था कि जनसंख्या की दृष्टि, तीसरे नंबर का प्रश्न था कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो बड़े बड़े महाराज लोग बता रहे थे कि जनसंख्या की दृष्टि से एमपी दूसरे नंबर पर है। पता नहीं कहाँ से पढ़ रखा है। फिर कुछ लोग बता रहे थे कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह कौन सा? मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उस पर कौन सी फसलों की बालियां हैं? तो कुछ लोग बता रहे थे कि केवल गेहूं की बाली है, लेकिन महाराज गेहूं के साथ साथ किसकी, इस पर धान की बाली भी है। धान, दोनों की बालियां हैं भैया राजकीय चिन्ह पर। लेकिन पता नहीं भाई कहाँ से एमपीजी के पढ़ा है। ऐसा ऐसा कैसा आपका एमपीजी के रटना भैया, ये ढंग से सारी चीज़ें जो बेसिक सी चीज़ें हैं वे भी आप गलत किए जा रहे हो। तो ऐसा अगर आपका एमपीजी के है तो भाई सिलेक्शन की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दो, या फिर समय रहते तैयारी ढंग से कर लो। तो याद रखना महासीर मुख्यतः कौन सी नदी में? तो महासीर भाई साहब नर्मदा नदी में पाई जाती है। कौन सी में? महासीर नर्मदा नदी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के राजकीय नाट्य मंच का आयोजन किस ऋतु को छोड़कर वर्ष भर होता है? बताइएगा। राजकीय नाट्य मंच का आयोजन किस ऋतु को छोड़कर वर्ष भर होता है? वर्षा ऋतु को छोड़कर राजकीय नाट्य मंच का आयोजन होता रहता है, या शीत ऋतु को छोड़कर होता रहता है सभी ऋतुओं में, या ग्रीष्म ऋतु के अलावा सभी ऋतुओं में नाट्य मंच का जो है आयोजन होता रहता है। तो आप याद रखें वर्षा ऋतु में भाई साहब केवल इसका जो है आयोजन नहीं होता है। बिल्कुल गलत है वंदना प्रजापति। विकल्प सी शिवानी राठौर, विकल्प बी तुक्के लगा रहे हो भैया, तुक्के लगा रहे हो। ठीक है, तो विकल्प ए इसका सही जवाब है कि वर्षा ऋतु में केवल नाट्य राजकीय नाट्य मंच का आयोजन नहीं होता है, इसके अलावा शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु दोनों में इसका आयोजन होता है। तो कितने प्यारे प्यारे प्रश्न हैं। हर किताब में आपको भैया ये देखने को दर्शन इनके नहीं होंगे ऐसे प्रश्न हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? प्रश्न क्रमांक 13 है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है। और आज मैं आपको कितने भाई टॉप 58 प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ। कितने? टॉप 58 प्रश्न लिए हैं मैंने। अगर मेरा बिल्कुल सही रहा तो 58 पूरे करा दूंगा, वरना कम प्रश्नों पर भी मैं आपकी क्लास बंद कर सकता हूँ। अभी भी आपको पता है तबीयत ठीक नहीं है, तो आप हमेशा याद रखें राजकीय नृत्य कौन सा है भाई। तो देखिए राजकीय नाट्य कौन सा है? नाट्य, तो आप याद रखना नाट्य है भाई साहब कौन सा? मार्च। नाट्य है, राजकीय नाट्य है मार्च। और राजकीय नृत्य कौन सा है? राजकीय नृत्य है भैया कौन सा? राई। आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलेगा। तो भाई सभी सुपर से सुपर क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, तो सभी भाई लाइक कर दें वीडियो को और अपने हर दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए प्रश्न है, देखिए जेल प्रहरी में 2020 में जो पेपर हुआ बेचारा, उस पेपर में भैया ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि राजकीय खेल मलखंब के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। मैंने कहा कि मलखंब को राजकीय खेल घोषित किया गया कब? इसको घोषित किया गया भैया कब? वर्ष 2013 में। कब? वर्ष 2013 में मलखंब को राजकीय खेल घोषित किया गया था। इज दैट क्लियर? और मलखंब के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आप याद रखें राजकीय खेल मलखंब के लिए पुरस्कार दिया जाता है भाई कौन सा?
बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। चलेगा, तो आप याद रखें प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। कौन सा? प्रभास जोशी पुरस्कार मलखम्ब के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा को किस आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं? नर्मदा को किस आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं भाई? प्रदूषण के आधार पर कहते हैं, या पवित्रता के आधार पर कहते हैं, या धार्मिक आधार पर कहते हैं, या फिर पवित्रता और धार्मिकता इन दोनों के आधार पर कहते हैं? बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखें। क्या बता रहे हैं? विकल्प डी बता रहे हैं। जी हाँ, मलखम्ब अकेडमी निधि ठाकुर ने कहा है। कौन? निधि ठाकुर ने बताया कि मलखम्ब अकादमी जो है, मलखम्ब अकादमी कहाँ पर है? निधि ठाकुर ने कहा है कि मलखम्ब अकादमी भाई साहब उज्जैन में है। बहुत बढ़िया प्यारी बहना, बहुत प्यारा सा फैक्ट आपने बताया है। तो आप हमेशा याद रखें नर्मदा को पवित्रता के आधार पर और धार्मिक आधार पर, इन दोनों के आधार पर क्या है भाई? क्या है? इन दोनों के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, ठीक है। पवित्रता और धार्मिकता दोनों के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसको भाई? नर्मदा नदी को कहते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ा प्यारा सा शानदार सा प्रश्न। देखिएगा कि मध्य प्रदेश के प्रश्न क्रमांक 16 देखिएगा अभी आप। बताएं भाई, मध्य प्रदेश के राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, इन सब की स्थापना, इन सब का घोषणा जो है मध्य प्रदेश की कौन सी स्थापना या कौन सी वर्षगांठ पर किया गया था? मध्य प्रदेश स्थापना की कौन सी वर्षगांठ थी जिस पर राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष घोषित किए गए थे? बताइए। रोहित पटेल कह रहे हैं बुंदेलखंड की गंगा वेतवा। कहा कि बुंदेलखंड गंगा, बुंदेलखंड की गंगा कौन सी भाई? वेतवा। बहुत बढ़िया। चले, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष इनको घोषित कब किया गया? तो इनको भाई मध्य प्रदेश की 25वां जो स्थापना दिवस या 25वां स्थापना का जो वर्षगांठ मनाया गया था, वर्ष कब भाई? वर्ष 1981 में। तब जो है राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष मध्य प्रदेश के घोषित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित है? तो आपको देखो जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, आपको याद रखना है। सबसे पहले तो रेशियो किसका होना चाहिए? अनुसूचित जाति का इधर, फिर अनुसूचित जनजाति का इधर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अनुसूचित जाति का आप लास्ट में सिलेक्ट कर लो, नहीं भाई, ठीक है। तो आप याद रखें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं भाई? लोकसभा की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब है 4:6, ठीक है। कितनी सीटें आरक्षित हैं? 4-6, ठीक है भाई, 4-6 हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 6। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा आरक्षित क्षेत्र में नहीं आता है? बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, जल्दी से बताइएगा। बड़ा प्यारा सा शानदार सा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, राजगढ़ इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? किसके लिए? विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या पूछ रहा है भाई, ठीक है। बहुत बड़े, इसका सही जवाब भाई विकल्प ए 47 है। कितनी है भाई? 47 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस तिथि को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब घोषित किया गया? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब कब घोषित किया गया? बताइएगा भाई, मलखम्ब को राजकीय खेल कब घोषित किया गया?
अति 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 महत्वपूर्ण हैं। तो आप हमेशा याद अच्छा रोहित कह रहे हैं सर आप पढ़ाते हैं तो मज़ा आता है। देखिए, मैं हमेशा आपसे यही कहूँगा, जब भी आप पढ़ने बैठे ना, तो भाई बिल्कुल फ्री, मतलब एकदम से फ्री जब माइंड हो, माइंड पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना हो कि आप सोच कुछ रहे हैं, किताब आगे रख ली है, भाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भले आप पूरे दिन में 18 घंटे मत पढ़ो, 15 घंटे मत पढ़ो भाई साहब, ढंग से आप 5 से 6 घंटे पढ़ सकते हो बिल्कुल एकाग्रता के साथ। ये बिल्कुल फैक्ट है, साइंटिफिकली फैक्ट है ये। आप 6 से 8 घंटे, 5, 6, 7, 8 घंटे, इतना आप एकाग्रता के साथ लगातार पढ़ सकते हो एक दिन में। ठीक है, ठीक है। 15 घंटे पढ़ना, 18 घंटे पढ़ना, वो भाई कुछ अलग बात होती है। ठीक है, कहना कुछ अलग है, मैं एकाग्रता की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एकाग्रता के साथ पढ़िएगा, बस इतना काफ़ी है। 6 से 7 घंटे पढ़ना सफिशियंट है। तो आप याद रखें, राजकीय खेल मल्लखंब घोषित किया गया भाई साहब कब? अरे मेरे सरकार, ये अप्रैल 2013 में घोषित किया गया। और इससे पहले निधि ठाकुर ने हमें बताया था, हमें तो पता भी नहीं था कि भाई सर मलखंब अकादमी जो है वो कहाँ पर है, उज्जैन में है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न बताया था निधि ठाकुर ने, बहुत बढ़िया था, बहुत समय पहले बताया था इसी क्लास में। चलो प्रश्न है, निम्न में से कौन से जिले मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? इसका सही जवाब है भाई रतलाम, मंडला, धार, बैतूल, खरगोन, शहडोल, ये सभी के सभी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल। अरे मेरे मेरे शिवानी राठौर, मेरी प्यारी सी बहना ने बताया है कि हमारा जो संदीपनी आश्रम है ना, संदीपनी आश्रम, ये है कहाँ पर बता रही हैं? मैं नाम बताया था सर, क्या नाम था? शिवानी था, क्या था? ये बता रही थी कि संदीपनी आश्रम भी उज्जैन में। बहुत बढ़िया फैक्ट बताया, बहुत प्यारा सा। चलिए प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है मेरे सरकार? बता दो जल्दी से। शर्माने की जरूरत नहीं है, और परेशान अगर हो गई क्लास लेते लेते तो भैया साइड में रखो एक गिलास पानी, एक तुरंत पानी पी लो, और 3 बार लंबी लंबी सांसें लो, और धीमे धीमे छोड़ना, जितना ले सको उतना लंबी सांस लो और धीमे धीमे उस सांस को छोड़ना। ठीक है, रिलैक्स फील करोगे, जो भारीपन दिमाग में लगता है, सिर में जो लगता है, वो थोड़ा कम फील होगा। ठीक है, ये करते रहा करो, ये करते रहा करो मेरे सरकार, ये करते रहा करो। चलो संकल्प, संकल्प ठाकरे, पीहू, पूजा जी, नेहा, विश्वकर्मा, सभी को ब्लू कर दिया है। जो लोग बचे थे उनको, सुनील, निकिता, शिवांगी, प्रतिभा, रोहित, बहुत बढ़िया, राम, मिलन, पाल, सभी को ब्लू कर दिया है। तो आप हमेशा याद रखें, विकास खंडों की जो जनसंख्या है वो 313 है। फिर है कि आदिवासी विकास खंडों की संख्या, तो आप याद रखें प्रश्न क्रमांक 23 का क्या आंसर है भाई साहब? इसका जवाब है 89। आदिवासी विकास खंड कितने हैं? 89। और विकास खंड कितने हैं कुल? तो भाई साहब 313 विकास खंड हैं, जिसमें 89 हमारे आदिवासी विकास खंड है। और ख़ास बात ये कि ये जो प्रश्न है ना, ये आंकड़े भैया बिल्कुल अपडेटेड हैं, बिल्कुल अपडेट हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भाई साहब गलत कर बैठते हो, गलत कर बैठते हो, ध्यान से ढंग से ध्यान दे लो। और बाकी मैं 1 अगस्त से जो डिटेल वाली क्लास लूँगा ना आप लोगों के लिए, ठीक है, डिटेल में जो क्लास लूँगा 1 अगस्त से, उसमें पूरा का पूरा आपको पढ़ाऊँगा, पूरे PDF ऐप पर आ जाएंगे। ठीक है, लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड कर पाओगे 1 तारीख से। ठीक है, बस तब तक उम्मीद करता हूँ कि मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो जाए। प्रश्न है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में नगर निगम कितने हैं भैया? वर्तमान में मध्य प्रदेश में नगर निगम कितने हैं बताओ। अब देखिएगा, मैं अगर एक्चुअल में आपको चीज़ें बताऊं, तो देखो भाई साहब, वर्तमान में 16 नगर निगम हैं। कितने हैं? 16 नगर निगम हैं। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया है कि 16 विकल्प में ही नहीं दिया। हम कहेंगे चलो ठीक है भाई साहब, आपने 16 विकल्प में नहीं दिया तो हमें कोई और आंसर, लेकिन अब कैसे सिलेक्ट करेंगे कि 16 तो अभी वर्तमान में हैं, लेकिन 2 नगर निगम अभी क्या है भाई साहब? प्रस्तावित हैं। ठीक है, 2 नगर निगम प्रस्तावित हैं, या फिर क्या है, ये आगे बना दिए जाएंगे, इनको अभी प्रस्तावित कर दिए गए हैं 2 नगर निगम। कौन कौन से हैं वो? एक तो भाई साहब आपका कौन सा है? दतिया है। एक कौन सा आपका? भिंड है।
यही है ना, दतिया और भिंड, ये दोनों नगर निगम अभी प्रस्तावित हैं। तो 16 + 2 जो प्रस्तावित हैं उनको मिलाकर कितने हो गए, 18। 18 विकल्प में दिया हुआ है, 18 विकल्प में दिया हुआ है। 15 तो भैया हम कर नहीं सकते, क्योंकि वर्तमान में तो 16 है वास्तव में, दो प्रस्तावित है उनको ले लो तो 18 हो गए। तो आंसर हमें 18 ही लगाना पड़ेगा। ये थोड़ी सोचने वाली बात हो जाती है, जल्दबाजी में 15 मत कर देना कि उसने 16 नहीं माने हैं, 15 पहले थे तो 15 आंसर लगा दो। नहीं, किस हिसाब से भाई साहब, दो प्रस्तावित भी उसने इसमें शामिल कर लिए हैं, तब आपसे आंसर पूछ रहा है, आपकी चतुराई जानना चाहता है, ठीक है, कि आप नौकरी करने लायक हो या नहीं, कि जितना आपको कहा गया उतना ही करके आओगे। कुछ डिसीजन, भले आप कांस्टेबल बनोगे, ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है, खुद को भी डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कितनी जिला पंचायतें हैं। मध्य प्रदेश में कितनी जिला पंचायतें हैं, तो आप याद रखें कि मध्य प्रदेश में कुल जिला पंचायतों की संख्या बता रहे हैं 52, कुछ लोग बता रहे हैं 51। तो भाई साहब अभी जिला पंचायतों की जो संख्या है ना वो 52 है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की तीसरी खंडपीठ किस शहर में प्रस्तावित है। अब देखिए, आप हमेशा याद रखें, ये उच्च न्यायालय की तीसरी खंडपीठ कह रहा है, तो भाई साहब हम कहें कि पहली खंडपीठ और दूसरी खंडपीठ ये कहाँ कहाँ पर हैं, तो भाई साहब ये हैं आपके कहाँ पर, ग्वालियर, इंदौर, ठीक है। एक ही साथ ये दोनों स्थापित की गई थी, ग्वालियर इंदौर में एक ही साथ प्रस्तावित की गई थी दोनों खंडपीठ। फिर बात आती है तीसरी खंडपीठ की, तो तीसरी खंडपीठ कहाँ पर है, तो भाई साहब तीसरी खंडपीठ आपकी कहाँ पर, भोपाल में प्रस्तावित है। फिर बात आती है कि जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई, तो भाई साहब याद रखना इसकी स्थापना हुई कब, वर्ष 1956 में। कहाँ पर हुई, कहाँ पर हुई भाई साहब, वर्ष 1956 में ये हुई आपकी जबलपुर में। कहाँ पर हुई भाई साहब, जबलपुर में इसकी स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की, इतना आप याद रखिएगा। वर्ष 1956 में इसकी स्थापना हुई। 3 खंडपीठ हैं, 2 खंडपीठ हैं अभी और तीसरी भोपाल में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, चलेगा जल्दी से बताएं, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। देखो सीमा भारती ने क्या क्या बता दिया, कितने सारे चीज़ें। सर्प उद्यान भोपाल में, केरवा बांध भोपाल में, बहुत बड़ी आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में, बहुत बड़े पुरुष हॉकी स्टेडियम भोपाल में, बहुत बढ़िया सीमा पारते, बहुत ही प्यारे प्यारे फैक्ट आपने बताया भोपाल से संबंधित। चलेगा, तो आप याद रखें हाल ही में यूनेस्को ने किसे अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सूची में शामिल किया। अरे और ये तो मैंने आपको क्या है, ये तो भाई मैं करंट अफेयर में भी आपको प्रश्न करा चुका हूँ। तो इसका सही जवाब है ओरछा और ग्वालियर, इन दोनों को शामिल कर लिया गया है, ठीक है भैया, ओरछा और ग्वालियर को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं भाई। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखें। बिल्कुल भाई, झीलों की नगरी किसको कहते हैं, तो आप याद रखना कि झीलों की नगरी कहा जाता है भाई किसको, भोपाल को। किसको, भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो आप हमेशा याद रखें मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन, तो हमेशा याद रखें इसका सही जवाब है भाई कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला। कौन भाई, मोहम्मद हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा है, बताइएगा। कौन से विधानसभा अध्यक्ष हैं जिनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा है। सबसे पहला विकल्प है कुंजीलाल दुबे, या फिर काशी प्रसाद पांडे, या सीता शरण शर्मा, या फिर ईश्वर दास रोहिणी। अति अति महत्वपूर्ण है, तो आप हमेशा याद रखिएगा ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जिनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा है वे हैं कुंजीलाल दुबे, ठीक है। कुंजीलाल दुबे हैं जिनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा है। अब भाई क्या आप मुझे बताइएगा, क्या कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, क्या ये सही बात है, कमेंट करके बताएं क्या ये सही बात है, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या ये सही बात है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर निम्न में से कौन थे, बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं भाई। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर निम्न में से कौन
थे? तो भाई पहले प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा के काशी प्रसाद पांडे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? बिल्कुल भाई, भोपाल में आपका छोटा तालाब भी है और भोपाल में आपका बड़ा तालाब भी है। बिल्कुल सही तथ्य है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप हमेशा याद रखें कि पहले मुख्य सचिव एच.एस. कामत। कौन भाई? मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे एच.एस. कामत। ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे? अति अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा भाई। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो हमेशा याद रखें, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले नेता प्रतिपक्ष थे विश्वनाथ तामस्कर। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, तुक्के मत लगाओ, तुक्के मत लगाओ। ठीक है, ज़्यादातर लोग तुक्के लगा रहे हैं इन प्रश्नों में। ऐसे भी प्रश्न अगर आप, मध्य प्रदेश में प्रथम कौन कब रहा, मध्य प्रदेश में कौन सा व्यक्ति प्रथम रहा, कौन से पद पर, अगर ये प्रश्न आप गलत कर रहे हो तो भाई बहुत कमी रह गई। अगर अभी आपकी एमपीजी की शुरुआत है, ये तो एमपीजी की शुरुआती चीज़ें अगर आप गलत कर रहे हो तो बीच में और लास्ट में जाकर एमपीजी के में तो आप बना ही नहीं पाओगे प्रश्न। और यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है कि मध्य प्रदेश में कौन पहला सीएम रहा, कौन पहला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष रहा, कौन पहला राज्यपाल रहा, कौन पहला महाधिवक्ता रहा, ये प्रश्न बनते हैं। देखो, नहीं विश्वास नहीं है, चलो ठीक है नहीं है, तो भाई साहब आपकी जेल प्रेरी 2020 में जो हुई तो उसमें ही पूछ लिया कि पहला महाधिवक्ता कौन बना मध्य प्रदेश का। तो हमेशा याद रखना, पहला महाधिवक्ता था एम अधिकारी। मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता कौन? एम अधिकारी थे। प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 34, देखिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के पहले अध्यक्ष कौन है? राज्य योजना मंडल के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन है? वीडियो क्लियर नहीं है जयप्रकाश विश्वकर्मा जी, आप क्वालिटी बढ़ाएं। ठीक है, क्वालिटी बढ़ाएं, बिना क्वालिटी के कैसे भाई हो जाएगा सही वीडियो? आप 144 पर देख रहे होंगे, यार इंटरनेट कम हो जाता है ना स्पीड, तो 144 अपने आप हो जाता है, तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो। तो हमेशा याद रखें, राज्य योजना मंडल के पहले अध्यक्ष कौन? तो हमेशा याद रखें, इनका नाम है भाई साहब प्रकाश चंद्र सेठी। राज्य योजना मंडल के पहले अध्यक्ष रहे थे, पहले अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ मैं। फिर देखिएगा, जब पहले महाधिवक्ता पूछ लिए तो भाई साहब पहला आपसे विधानसभा या नेता प्रतिपक्ष भी पूछ सकता है। और पहला लोकसभा का अध्यक्ष कौन सा है बताइएगा? अब पीएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो बताओ, पहले लोकसभा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हमेशा याद रखें, इसका सही जवाब है डी.वी. रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विपक्ष की, विधानसभा में विपक्ष की पहली महिला नेता निम्न में से कौन थी? मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश विधानसभा की विपक्ष की पहली महिला नेता, याद रखें, विपक्ष की पहली महिला नेता बनी भाई जमुना देवी जी। नहीं, शांति देवी नहीं, जमुना देवी इसका सही जवाब है। ठीक है भाई, क्या है? जमुना देवी। तुक्के मत लगाओ भाई, तुक्के मत लगाओ कि ABC कुछ भी कर दिया। चलो, प्रश्न है, मध्य प्रदेश ने पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की थी? अब भाई ये प्रश्न देख लो, आपका जेल प्रहरी में ही पूछा है 2020 में, ताज़ा ताज़ा। ठीक है, ताज़ा ताज़ा, मैं ताज़े की बात कर रहा हूँ, पुरानी बासी चीज़ों की बात नहीं कर रहा। बासा प्रश्न नहीं है ये, ताज़ा प्रश्न है कि पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जो है हमारे मध्य प्रदेश ने जारी की थी वर्ष 1998 कह रहे हैं सभी लोग। भाई साहब तुक्के फिर लगाने लग गए, कुछ लोग 1990 कह रहे हैं, भाई साहब फिर से तुक्के लगाने लग गए। बहुत बढ़िया भाई साहब, इसका जवाब है वर्ष 1995 में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जो है जारी की गई थी हमारे कहाँ पर, इस मध्य प्रदेश में, प्यारे से में। ठीक है भैया, चलिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले बजट प्रस्तुतकर्ता व्यक्ति कौन थे? अब देखो, सच बताना, बिल्कुल कसम है आपको, क्या आपने किसी भी कोचिंग पर पढ़ा हो ये प्रश्न किसी ने बताया था? कोई भी आपने किताब पढ़ी हो, पुड़ेकर पढ़ी हो, माहेश्वरी पढ़ी हो,
और या फिर आपने लूसेंट का एमपीजीके पढ़ा हो, क्या ये प्रश्न आपने पढ़ा है? सच बताना भाई, कहीं फोकस ही नहीं करते ऐसी चीज़ों पर। जो ज़्यादा ज़्यादा आते हैं उन पर फोकस किया और निकल लिए। लेकिन भाई साहब, आ तो सकता है ना, आ तो सकता है ना। तो पहले बजट प्रस्तुतकर्ता व्यक्ति कौन थे? तो आप याद रखना, पहले बजट प्रस्तुतकर्ता व्यक्ति थे मिस्री लाल गंगलाल। इन्होंने क्या है, मिस्री लाल है ये, मिस्री मुंह में डालकर इन्होंने क्या है, बजट प्रस्तुत किया था, मीठी मिश्री डालकर। ठीक है, ऐसे याद रखना। ठीक है। प्रश्न है, इनको बड़ा मजा आ रहा था कि मैं बजट प्रस्तुत करने वाला पहला व्यक्ति बन रहा हूँ, तो मिश्री डाली इन्होंने मुंह में, मिस्री लाल थे ये। प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? पहला नर्सिंग पीएचडी, नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र कहाँ पर है? तो हम इसे याद रखें, ये है भाई आपका कहाँ पर, इंदौर में है पहला नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली अंडा आकार की जेल कहाँ पर स्थित है? बताइए, मध्य प्रदेश की पहली अंडा आकार की जेल कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताएं। तो आप हमेशा याद रखें, मध्य प्रदेश की पहली अंडा आकार की जो जेल है ये हमारी राजधानी भोपाल में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश का पहला सेक्स वर्कर पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? कौन सा सेक्स वर्कर पुनर्वास केंद्र कहाँ पर खोला गया? तो आप याद रखना, मध्य प्रदेश का पहला सेक्स वर्कर पुनर्वास केंद्र जो है खोला गया कहाँ पर भाई? ये गुना में खोला गया। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का पहला पेपरलेस कार्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का पहला पेपरलेस कार्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है कि मध्य प्रदेश का पहला पेपरलेस कार्यालय है आपका कहाँ पर? बालाघाट में। कहाँ पर है? बालाघाट में पहला पेपरलेस कार्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो है ये मध्य प्रदेश का पहला यूनिवर्सिटी है, या मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है भाई साहब कहाँ पर? सागर में। और यही मध्य प्रदेश का पहला क्या है? मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र या SEZ कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पर स्थित है? मैं बात कर रहा हूँ पहले SEZ क्षेत्र की। तो याद रखना, पहला SEZ क्षेत्र है आपका कहाँ पर भाई? इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश का पहला राज्य संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमें नज़दीकी के हिसाब से लगाया है। ठीक है, नज़दीकी के हिसाब से इंदौर, क्योंकि वो धार जो है विकल्प में दिया नहीं था। प्रश्न है, प्रदेश का पहला राज्य संग्रहालय कहाँ पर है? बताओ। बताइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या ढूंढ लिया प्रमोद तोमर, क्या चीज़ कह रहे हो आप? तो आप हमेशा याद रखें, प्रदेश का पहला राज्य संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है भोपाल में है प्रदेश का पहला राज्य संग्रहालय। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम कौन है? निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम है? याद रखना, यह है छतरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली झींगा हेचरी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की पहली झींगा हेचरी कहाँ पर स्थित है? तो हमेशा याद रखें, इसका सही जवाब है बालाघाट। कहाँ पर है? बालाघाट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया? क्या पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया गया? तो हमेशा याद रखें, इसका सही जवाब है बिल्कुल भाई, जाम गोदरानी देवास में पहला पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली स्थायी लोक अदालत कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की पहली स्थायी लोक अदालत कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएं। तो इसका सही जवाब है, मध्य प्रदेश की पहली स्थायी लोक अदालत है आपकी
कहाँ पर भाई? इंदौर में। इज दैट क्लियर? अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पहले भूमिगत उपग्रह केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? पहले भूमिगत उपग्रह केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? तो याद रखें, भूमिगत उपग्रह केंद्र की स्थापना की गई भाई साहब कहाँ पर? ये इंदौर में की गई। कहाँ पर? इंदौर में की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश का पहला आईटी पार्क कहाँ बनाया गया? क्या है? मध्य प्रदेश का पहला आईटी पार्क कहाँ पर बनाया गया? तो आप याद रखें, मध्य प्रदेश का पहला आईटी पार्क बनाया गया भाई कहाँ पर? भोपाल में। पहला आईटी पार्क कहाँ पर? भोपाल में बनाया गया। क्लियर है? चलिए, प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले मोबाइल थाने की शुरुआत कहाँ से हुई? मध्य प्रदेश के पहले मोबाइल थाने की शुरुआत कहाँ से हुई? बहुत बढ़िया। तो आप याद रखें, इसका सही जवाब है, पहले मोबाइल थाने की शुरुआत हुई देवास से। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो याद रखें, मध्य प्रदेश का पहला परमाणु बिजली घर जो है यह चुटका गांव में स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला अदालत का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आप याद रखना, मध्य प्रदेश की पहली महिला अदालत का आयोजन किया गया मंदसौर में। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली चलित आंगनवाड़ी जुगनू की शुरुआत कहाँ की गई? तो मध्य प्रदेश की पहली चलित आंगनवाड़ी का नाम है जुगनू। जुगनू किसका नाम है? मध्य प्रदेश की पहली चलित आंगनवाड़ी का। और पहली चलित आंगनवाड़ी जुगनू की शुरुआत की गई आपकी कहाँ पर? इंदौर में। कहाँ पर की गई भाई? इंदौर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला आयकर हेल्प सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आप याद रखें, मध्य प्रदेश का पहला जो आयकर हेल्प सेंटर है यह स्थापित किया गया इंदौर में। अगला प्रश्न है कि प्रदेश के पहले मदर मिल्क की स्थापना किस जिला अस्पताल में की गई? मदर मिल्क बैंक। ठीक है, मदर मिल्क बैंक की स्थापना किस जिला अस्पताल में की गई? बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। तो याद रखना, इसकी शुरुआत की गई भाई कहाँ पर? होशंगाबाद में। ठीक है, होशंगाबाद के जिला अस्पताल में पहली मदर मिल्क बैंक की स्थापना की गई, जहाँ पर मदर मिल्क स्टोर किया जाता है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई? मध्य प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई? कुछ लोग कह रहे हैं धीरे पढ़ाओ। आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। ठीक है, बोलने में मुझे बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि जस्ट अभी पेट का ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, पेट में ऑपरेशन हुआ है, तो इसी कारण से मैं छोटी क्लासेस ले रहा हूँ। प्रश्न मुझे पूरे करने थे। कुल 58 प्रश्न आज की क्लास में हो गए। ठीक है, इसका सही जवाब विकल्प बी, खरगोन। पूरे 58 प्रश्न आज की क्लास में हो गए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। और हाँ, सभी लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और शेयर कर दो धमाके के साथ। धमाके के साथ हर मित्र के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये जो MPGK की 8000 प्रश्नों की सीरीज है ना, जो 8000 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा MPGK के, भाई साहब ये लाजवाब रहेंगे और पूरे सिलेक्ट के शानदार प्रश्न हैं। ठीक है, पूरे शानदार प्रश्न हैं। आज मैंने वो प्रश्न भी शामिल किए जो ताज़े ताज़े अभी पूछे गए वर्ष 2020 में जेल प्रहरी में। तो बिल्कुल अपडेट की हुई किताब है ये। ठीक है, उससे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग कह रहे हैं क्लास बहुत अच्छी लगी। थैंक यू, सभी लोग धन्यवाद दे रहे हैं। और तेज एजुकेशन आप लोगों की बदौलत है। आप हैं तो तेज एजुकेशन है। आप लोगों ने तेज एजुकेशन को इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज 1,57,000 प्लस की फैमिली है तेज एजुकेशन। आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना रहा तो मैं भी जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा और बहुत ही प्यारी सी क्लासेस मैं आप लोगों के लिए फिर से शुरू कर दूंगा। MPG की डिटेल में मैं 1 अगस्त से शुरू कर दूंगा। कब से? 1 अगस्त से। ठीक है, 1 अगस्त से क्या? MPGK। ठीक है, थ्योरी क्लास मैं खुद आपके सामने आकर पढ़ाऊंगा, थ्योरी। ठीक है, प्लस आपका करंट अफेयर भी शुरू कर दूंगा 1 अगस्त से। तो करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है भाई। MP का करंट अफेयर, MP इंडिया, दोनों मिक्स। ठीक है, तो सभी लोग बस लाइक कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और हर मित्र के साथ शेयर कर देना। चलिए, मिलते हैं सुबह 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय महाकाल। बोल दो जय महाकाल एक बार।
बोल दो जय महाकाल एक बार और सभी लोग लाइक कर दो, ठीक है? जिसने नहीं किया है वो भी लाइक कर दे, बोल दो जय महाकाल। सीमा पार्वती नाराज हो रही है, क्या बात है भाई?